मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा है। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली को वो संबोधित करेंगे। जी हां, नामांकन से पहले एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित इनानी सिटी सेंटर में ये रैली आयोजित की जाएगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा इस दौरान मौजूद रहेंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य जी, आपके साथ सीपी जोशी भी मौजूद है। ओवर टू यू। कहें महाराणा सांगा कहें, इस पूरे क्षेत्र में चित्तौड़ का एक अपना अलग नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। तो और चित्तौड़ की धरती से जब कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो सीधे तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट होगी। उसके लिए समझा जा रहा है सीपी जोशी को। सीपी जोशी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ की धरती से ही लगभग 1 साल का आसपास का समय हुआ होगा, तब भी कुछ बोल कर गए थे। तो ऐसे में आज इनका नामांकन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि इनके कंधों पर भार है पूरे सूबे का। 25 की 25 सीटों का लगातार प्रवास चल रहे हैं हर सीट पर। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार अपनी धरती, अपने लोग, अपना क्षेत्र, उससे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं और उसके बाद आगामी और भी सवाल। अपनी धरती है, अपने लोग हैं और आज आप अपने लोगों के बीच में लगातार समय निकाल रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं। क्या पाते हैं आप इन सालों में? देखिए, चित्तौड़ की वीरता और शौर्यता की धरती है, रण और प्रण की धरती है, ये जौहर की धरती है। इस धरती से और मैं पूरे राजस्थान की धरती पे आज इस चुनावी रणभेरी में पहली जनसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती से कर रहे हैं। तो मैं पूरे राजस्थान की देवतुल्य जनता जनार्दन की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र 1952 में जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया, जब लोग नारे लगाते थे इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, उस समय भी जनसंघ ने 1952 में यहाँ दिया जलाया था और सांसद बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जीते थे। और उसके बाद से लगातार मेवाड़ के महाराणा साहब भी जीते, जसवंत सिंह जी भी जीते, आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी भी जीते और अनेक लोगों ने इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और मैं सोचता हूँ इस क्षेत्र की जनता ने मुझे भी एक नहीं 2 बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर मुझे आशीर्वाद देकर देश की संसद में भेजा। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, लेकिन आज इस स्थान पर पहुंचा हूं, पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचा हूं। तो ये सब कुछ अगर किसी पार्टी में हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। सीपी जी, मुझे याद आता है लगभग 1 साल के आसपास का वक्त होगा, 1 सवा साल। अचानक से मैं देख रहा था कि मैं इस बात का फिर से जिक्र करूंगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक अकेला आदमी जा रहा है अपना बैग उठाकर। मैंने पूछा भी था कि आपकी पूरा प्रोटोकॉल कहाँ है, तो आपने इनकार किया कि नहीं ठीक है, रोज़ाना जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उससे ठीक 1 दिन बाद प्रधानमंत्री आपको बुलाते हैं, आप ये चित्तौड़ के इन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। 1 सवा घंटे बातचीत होती है प्रधानमंत्री से। आप कहते हैं मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी कि आज तो पीएम से आपने चित्तौड़ के लोगों को मिलवाया। आपका जवाब होता है कि हाँ, पीएम की कृपा हुई। तब तक भी आपको पता नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। अचानक से मैं खुद भी सोच रहा था कि ये कैसे सांसद है, पूरा प्रोटोकॉल नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई लड़का जाता है, सामान्य व्यक्ति जाता है। फिर आप जयपुर लौट कर आते हैं तो एक पूरी भीड़ आपके साथ होती है। किसी ने सोचा था आपने कि आपको ये एक मुकाम मिलेगा, पार्टी आपको ये मुकाम देगी? अब पार्टी माइन्यूटली वॉच कर रही थी आपको धीरे धीरे कि एक 25 के 25 सांसदों को देखे कि हाँ, किस में ये प्रतिभा है जो इस कमान को उठा सके। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी में संभव है और किसी पॉलिटिकल पार्टी में संभव नहीं। बाकी जगह कहीं न कहीं कोई धन कुबेर होता है या किसी राजनीतिक बड़े परिवार से आता है, बड़े घराने से आता है, तो वहीं उनको ऐसे समय पर मौका मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये सामान्य बात नहीं है। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व मुझे दिया। लेकिन यह भी इस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ एक व्यक्ति काम नहीं करता, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, पूरा संगठन मिलकर काम करता है, एक परिवार की तरह काम करता है। तो मुझे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला।
और उसी के दम पर राजस्थान में एक कर्तव्यहीन सरकार को विदाई की और राजस्थान में कमल खिलाने का काम किया। एक बात होती है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी की 7 पीढ़ी की जानकारी निकालनी हो या किसी की पूरी कुंडली निकालनी हो तो उसको चुनाव लड़वा दीजिए और चुनाव लड़ने के बाद यदि वो जीत जाता है और किसी पद पर बैठ जाता है तो फिर एक के बाद एक छोटी छोटी चीज़ें निकालना लोग शुरू कर देते हैं। आपको लेकर कमोबेश इस तरीके की चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसे इस दौरान चीज़ें आई जिसमें लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की। किस तरीके से आपने इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की? क्योंकि जब आप अध्यक्ष बन के आए थे तब बहुत सारे खेमे थे, मैं उन खेमों का यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ नेता भी थोड़ा सा 8-10 खेमे थे, लेकिन आप सभी के साथ बैठे तो कितनी दिक्कत है क्योंकि एक नया आदमी, पुराने लोग उनको साथ बिठाए, उनके बात करे, कई बार अजीब सा लगता है उनको भी और पार्टी में कई बातें होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और हमने कोई व्यक्तिवादी सोच नहीं करके संगठन की सोच के साथ काम करना शुरू किया, सबको आगे रख कर काम करना शुरू किया तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि हमारा ध्येय था सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, एक भ्रष्ट सरकार को हटाना और एक संवेदनशील सरकार को लेकर आना जो अपने संकल्पों को जनता के बीच में रखती है, उन संकल्पों को पूरा करने वाली सरकार। और ऐसा का ऐसा ही हम सब लोग साक्षात होते हुए देख रहे हैं कि मात्र 100 दिनों के भीतर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 45% अपने संकल्पों को पूरा किया। और वो तब होता है जब आपके अंदर और पार्टी के अंदर जनता के प्रति जवाबदेहिता होती है, संवेदनशीलता होती है। इस धरती पर की एक कविता धौलपुर में बैठा आदमी या मध्य प्रदेश के किसी शहर में या उत्तर प्रदेश में सुनता है, अरे आसरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भागो, इस तरीके का यहाँ का त्याग, तपस्या, बलिदान की धरती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार ये त्याग, तपस्या और बलिदान दिखाएंगे लोग? क्योंकि अमूमन होता है कि सांसद जो होते हैं उनसे उम्मीद बहुत होती है, आप अध्यक्ष बन गए तो आपकी मजबूरी रही कि आप पूरे प्रदेश में घूमें, यहाँ के लोगों से कम मिलना हुआ? नहीं, मुझे 9 वर्षों में मैं जनता के बीच में ही रहा और उनसे आदेश लेकर, उनसे परमिशन लेकर जनता ने कहा कि आप जाओ पूरे प्रदेश में घूमो और कांग्रेस की विदाई तय करो, राजस्थान में कमल खिलाओ। ये जनता के आदेश से किया और मैं धन्यवाद देता हूँ उन कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन का कि उनका स्नेह, सहयोग और समर्थन हमेशा मेरे साथ रहा और उसी के बलबूते राजस्थान में सभी नेताओं के मार्गदर्शन में एक बड़ी विजय यहाँ राजस्थान में हुई। और मैं विश्वास है मुझे पूरा कि राजस्थान में फिर से 25 के 25 कमल खिलेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे जनता चल पड़ी है फिर एक बार मोदी सरकार के ध्येय लेकर। सीपी जोशी को किसान का बेटा कहें या ब्राह्मण का बेटा? मैं किसान का बेटा हूं और मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर संसद में 100 बार बोला होऊंगा तो मैंने 100 में से 70 मामले किसानों के हित के उठाए होंगे। सीपी जोशी को कई बार गुस्सा भी आ जाता है, एक बार किसानों की समस्या को लेकर गुस्सा भी आ गया। मैं चूंकि मेरे स्वभाव के विपरीत कई बार, लेकिन जहां गलत होता है वहां मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और हमने प्रयास किया, चूंकि मैंने राजनीति में हमेशा शुचिता को ध्येय मानकर चला है। मैं एक साधारण परिवार से हूं, यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति में अक्सर होता है कि कई लोग जूठन खाने में देर नहीं करते हैं, लेकिन ठोकर मारता हूँ इन चीज़ों को और यही मेरी पूंजी है। इन 10 वर्षों में यही कमाया है, विश्वास कमाया है और 10 वर्षों में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 50 सालों में कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए नहीं कर पाई तो मोदी सरकार में इन 10 वर्षों में हुआ है। कुछ 1-2 सवाल और आखिर में कि अब आप पूरे राजस्थान में व्यस्त रहेंगे या अब चित्तौड़गढ़ को संभालेंगे? क्योंकि सीपी जोशी के अलावा वहाँ पर विजया राहटकर भी आ गई हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, वी सतीश लगातार प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, तो कैसे क्या रहेगा इस बार? अब तो चित्तौड़गढ़ रहेंगे या वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे भी रेगुलर चल रहे हैं? देखिए, मैंने परमिशन ली है कि वहाँ आज मैं, चूँकि नॉमिनेशन है, लेकिन यहाँ सीपी जोशी अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय
नरेंद्र मोदी जी का रूप बनकर काम कर रहा है। एक और यहाँ हमारा सीपी एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। एक चीज निकल कर आती है, कोई पूछता है आपकी टीम से, कई बार होता है अमूमन साथ में लोग होते हैं कि भाई वोट किसको दोगे या सीपी जोशी की क्या स्थिति है। तो टीम के लोग होते हैं, कुछ लोगों की इस तरीके की बातें भी सुनने में आई है। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई देव तो देना सीपी जोशी को, मोदी के नाम पे वोट दोगे। तो उनका कहने का अंदाज ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं पार्टी में होते हैं जो ये कह देते हैं कि भाई सीपी जोशी तो जीत के आएंगे, तुम नहीं दोगे तो भी जीत के आएंगे। तो लोगों को, ऐसे लोगों को क्या वॉच करेंगे क्या आप? कुछ ऐसा कहते हैं। सीपी जोशी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। उसके लिए एक एक मतदाता देवतुल्य है और प्रत्येक मतदाता का आशीर्वाद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये विश्वास है पिछले 10 वर्षों में हुए विकास कार्यों के प्रति। तो हम देवतुल्य जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है और मैं सोचता हूँ कि आगे भी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और पहले भी कई यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, प्रतिनिधि रहे, वो अंतर देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 50 वर्षों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है। देखिए, आपको वोट मिलेंगे, उसमें विधायकों की परफॉर्मेंस भी देखेंगे या सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही मानेंगे? भाई इस विधायक के क्षेत्र में मैंने इस बार इतनी ज़्यादा लीड की है, उसे आप अपना ही मानेंगे या प्रधानमंत्री मोदी की या विधायक की मेहनत या हारे हुए प्रत्याशी की? जो भी नहीं, सभी की मेहनत है हमारे, चाहे विधायक हों, विधायक प्रत्याशी हों, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हो, पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हों, बूथ अध्यक्ष हों, सब लोग एक ध्येय के साथ काम कर रहे हैं कि हमने यहाँ से कमल खिलाना है, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उन कार्यकर्ताओं के मन में एक, हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज सांसद भी बना है तो पार्टी का अध्यक्ष भी बना है। कुछ लोग कहते हैं कि सीपी जोशी हैं, अब लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष नहीं रहेंगे, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। मैं चाहे कुछ भी नहीं रहूं, लेकिन पार्टी ने जो दिया है, चाहे भविष्य में। चलिए।